नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरा, राज्यसभा में किया तीखा हमला, लोकसभा में कार्य स्थगन की उठा दी है मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा में दहाड़े संजय राउत, कहा यहां अर्नब गोस्वामी और कंगना देश प्रेमी हैं, लेकिन हक मांग रहे किसान देशद्रोही हो गए। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले बजट में सैनिकों के साथ सरकार ने किया है विश्वासघात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरा, राज्यसभा में तीखा हमला, लोकसभा में कार्य स्थगन की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने विवादित नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरा। लोकसभा में जहां कांग्रेस सांसदों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया, वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार से जल्द कोई रास्ता खोजने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कार्य स्थगन का नोटिस दिया। उन्होंने कहा, मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कराने के उद्देश्य से सदन के कामकाज का स्थगन कर एक प्रस्ताव पेश करने के लिए समय मांगने के लिए नोटिस देता हूं। 3 कृषि कानूनों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, किसान व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता अधिनियम 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को भारत के किसानों को अपने अधीन करने की शक्ति देता है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग पर सहमति बनने के बाद चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सरकार को घेरते हुए नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार ने उल्लेख किया है कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले किसी भी बात पर चर्चा करने के लिए कोई रस्म नहीं है, इसलिए सभी विपक्षी सांसद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने और उसके बाद किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए सहमत हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नए कृषि कानूनों पर जारी किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार को एक रास्ता खोजना होगा। हालांकि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है और यहां तक कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कानूनों को 18 महीने के लिए रोका जा सकता है, लेकिन किसानों की मांगों को देखते हुए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। इससे पहले आज दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से इस मुद्दे पर घेरते हुए जल्द से जल्द हल निकालने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है, क्या वे किसानों से डरते हैं? किसान देश की ताकत है और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में बोले संजय राउत, यहां अर्नब और कंगना देश प्रेमी, हक मांग रहे किसान देशद्रोही। जी हां दोस्तों, संसद के उच्च सदन राज्यसभा में शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की, तो वहीं टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक का मामला भी उठाया। राउत के भाषण में अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम भी आया, जिनसे उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में काफी टकराव देखने को मिला है। संजय राउत ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा, गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो हुआ क्या उसने पूरे देश को दुखी किया। सवाल ये है कि जिस दीप सिद्धू ने यह सब किया, उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वहीं सैकड़ों किसानों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। सरकार गोस्वामी को बचा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उसे गद्दार कहते हैं। यहाँ देश प्रेमी बस अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत है, बाकी सब गद्दार है। अपने हक के लिए लड़ने वाला किसान भी देशद्रोही है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने जिसने ऑफिशियल सीक्रेट कोड तोड़ते हुए बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले ही बता दिया, वो केंद्र सरकार की शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है। ये शर्म की बात है कि राउत ने कहा कि सदन में हमारे सदस्य हैं संजय सिंह, उन पर राजद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। सिंगू बॉर्डर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और लेखकों पर देशद्रोह कानून के तहत मुकदमा ठोक दिया। लगता है कानून से आईपीसी की सभी धाराएं खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ देशद्रोह की धारा लगाई जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले बजट में सैनिकों के साथ हुआ विश्वासघात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा बजट को लेकर सरकार पर फिर हमला करते हुए कहा है कि इसमें सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम हुआ है और देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह से सरकार के मित्र पूंजीपतियों पर केंद्रित है और इसमें सीमा पर दुश्मन से जूझ रहे सैनिकों के हित में कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी के मित्र केंद्रित बजट का मतलब है विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं, देश की रक्षा करने वालों के साथ विश्वासघात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल
गांधी ने वित्त वर्ष 2021-20 के बजट को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री मोदी की पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब ये है कि संघर्ष कर रहे एमएसएमई को कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा और जीएसटी में राहत भी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई के साथ विश्वासघात हुआ है। राहुल गांधी ने बुधवार को आम बजट को 1% लोगों का बजट करार दिया था और सवाल किया था कि रक्षा खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला काम किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है। उन्होंने कहा था, हमारे जवानों की प्रतिबद्धता 100% है और ऐसे में सरकार भी 110% होनी चाहिए। जो भी हमारे जवानों को चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सेना को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें पेंशन के भुगतान का परिव्यय भी शामिल है। पिछले साल यह राशि 4.71 लाख करोड़ रुपए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में एनआरसी कभी लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी समर में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और हमले तेज हो गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वह बंगाल में कभी भी एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। भाजपा लोगों के बीच एनआरसी के नाम पर भय पैदा करना चाहती है, लेकिन मैं कभी भी बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने दूंगी। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इन लोगों ने सोनार भारत को ध्वस्त कर दिया है और अब ये सोनार बांग्ला को गोल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है और प्रदेश में कोई भी दूसरी पार्टी इसकी जगह नहीं ले सकती है। प्रदेश में टीएमसी के खिलाफ भाजपा ने पिछले कुछ सालों से मोर्चा खोल रखा है और टीएमसी के लिए भाजपा मुश्किल चुनौती बनकर सामने आई है। कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कोई भी पार्टी हमारी जगह नहीं ले सकती है। टीएमसी ने दुनिया की सबसे अच्छी और पीपल फ्रेंडली सरकार चलाई है। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ गद्दारों की मदद से भाजपा प्रदेश में चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है, लेकिन इन गद्दारों को यह याद रखना चाहिए कि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। जो भी वहां जा रहा है वो अपनी संपत्ति और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने गलत तरह से पैसे कमाया है। बता दें कि पिछले 2 कार्यकाल से ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से वह लगातार तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालना चाहती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 42 में से 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद अमित शाह ने पार्टी को विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। हाल ही में जिस तरह से टीएमसी के तमाम नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, उसने टीएमसी की मुश्किलों को और जरूर बढ़ा दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्द रात और बारिश भी तोड़ नहीं पाई किसानों के हौसले, टिकैत बोले राजा ने खुद कर रखी है दिल्ली में किलेबंदी। जी हां दोस्तों, दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा वाले प्रदर्शन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों किसान सर्द रात और गुरुवार को हुई बूंदाबांदी के बीच केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर डटे रहे। नवंबर से आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर यह आंदोलन इस साल अक्टूबर तक चलेगा और ग्रामीण इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने 6 फरवरी के प्रस्तावित चक्का जाम के बारे में बताते हुए गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर की किलेबंदी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पत्रकारों से कहा, दिल्ली में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां तो राजा ने खुद किलेबंदी कर रखी है, हमारे चक्का जाम करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटे का चक्का जाम होगा। इस दौरान जिन गाड़ियों को रोका जाएगा उन्हें खाने को कुछ दिया जाएगा और पानी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार की सभी कीलें उखाड़ देंगे और एक एक करके प्रदर्शन स्थल के बाहर लगाई गई कीलों को भी उखाड़ देंगे। प्रदर्शनकारियों को कुछ लोगों द्वारा खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताने पर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, यह पुरानी बात है और ये सबके लिए आगे बढ़ने का समय है। इस बीच कई किसानों ने दिल्ली मेरठ राजमार्ग के एक हिस्से में अस्थायी तंबू लगा रखे हैं। वहीं कई किसान ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में ही आराम कर रहे हैं। सड़क पर बिछाई गई दरियों पर भी कुछ किसान खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों का अनुमान है कि गाजीपुर में दिन में 2 से 3 हजार की भीड़ थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की आलोचना के बाद प्रदर्शन स्थल के आसपास की सड़कों से कीलें हटा दी गई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कीलों का स्थान बदला गया है। एक प्रदर्शनकारी ने न्यूज चैनल से कहा, जिस तरह वे कीलें हटा रहे हैं उसी तरह कानून भी वापस लेंगे। पूर्वी दिल्ली के पुलिस के उपायुक्त दीपक यादव ने कहा
कि दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह कायम रहेगी। उन्होंने कहा, ऐसी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि गाजीपुर में कीलें निकाली जा रही हैं, लेकिन इनका स्थान बदला जा रहा है और सीमा पर सुरक्षा इंतजाम यथावत रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में राकेश टिकैत की धूम, महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब, झलक पाने को पेड़ टावर पर चढ़े लोग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए बुधवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरियाणा के जिंद जिले के कंडेला गांव में आयोजित महापंचायत में पहुंचे। आंदोलन में अपनी खास पहचान रखने वाला कंडेला गाँव 19 साल बाद फिर दोगुने उत्साह के साथ किसान आंदोलन की राह पर आगे बढ़ चला है। वर्ष 2002 में बिजली के बिल माफ करवाने के लिए कंडेला से ही आंदोलन शुरू हुआ था। उसी जमीन पर बुधवार को कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में नया अध्याय जुड़ गया। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान कंडेला गांव में कई बार पंचायत हो चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए। कंडेला खापवा गांव को आंदोलन की धरती माना जाता है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कंडेला गांव से लोगों का समर्थन मांगा है, जिसका आने वाले समय में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। 19 साल पहले जिस प्रकार कंडेला गांव में किसानों का जमावड़ा रहता था, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर बुधवार को हजारों किसानों ने कंडेला पहुंचकर आंदोलन को नई ताकत दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब जिंद के कंधों पर भी आंदोलन की जिम्मेदारी है। वहीं महापंचायत के मंच से किसानों ने नेताओं को आश्वासन दिया कि जिले के लोग हर वक्त हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। एक संदेश पर जिंद जिले के किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। दूर दूर तक किसानों की भीड़ ही नजर आ रही थी। खास बात ये थी कि महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से ही मोड़ दिया। अब उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। जिंद में महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत की एक झलक पाने को लोग बेकरार दिखे। पेड़, टावर और होर्डिंग में भी लोग चढ़े नजर आए। दूर दूर तक केवल जनसैलाब उमड़ा था। किसान नेताओं ने कंडेला की धरती से सरकार को सीधा संदेश दे दिया है कि आंदोलन कृषि कानून वापस होने तक जारी रहेगा। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है। महापंचायत में कई किसान नेता पहुंचे। इनकी मौजूदगी से लोगों में जोश भर गया। लोगों ने जो उत्साह दिखाया, उससे किसान नेताओं को भी मजबूती दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, बोली अन्नदाता को आतंकी कहना पाप। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने रामपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसान एक फोन की कॉल की दूरी पर है, तो फिर उनसे बात क्यों नहीं की जाती। प्रियंका ने कहा कि किसान को आतंकवादी कहना बहुत बड़ा पाप है। ये पाप न प्रधानमंत्री को करना चाहिए और न ही उनकी सरकार को करना चाहिए। मृतक किसान के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा में प्रियंका ने कहा कि मैंने उनके परिवार और दादाजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि एक स्पष्ट और न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हैं, उन सब किसानों के साथ भी जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि सरकार पहचान नहीं रही है। ये आंदोलन सच्चा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये किसानों का दर्द है, इसका आदर करना पड़ेगा। अगर आदर नहीं किया तो पूरे देश के किसान इकट्ठे हो जाएंगे। प्रियंका ने कहा कि आज इतनी सारी गाड़ी आई है, मैंने बुलाया नहीं है। अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है देश का बॉर्डर है क्या, कह रहा है ये किसान। वो यही कह रहा है, मुझसे चर्चा कर लो, मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मुझसे चर्चा कर लो। लेकिन सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो जनता को भूल जाता है। हो सकता है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द लोग उनको बताते नहीं होंगे। प्रियंका ने कहा किसान एक फोन की दूरी पर हैं, तो बात करो। अगर एक टेलीफोन दूर है जो किसान बैठे हैं तो वह बात नहीं कर सकते हैं क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है? किसान तो कहते हैं इनको वोट हमने दिया है, जो सत्ता देने वाला है आप उसके पास नहीं जाते। मैंने पहले भी बोला है, ये बहुत बड़ा पाप है। जो जवान सीमा पर खड़े हैं ये किसके बेटे हैं? बता दें कि प्रियंका गांधी नवरीत की अरदास में रामपुर पहुंची थी। नवरीत की मौत गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हो गई थी। नवरीत किसान परिवार से आता था और किसानों की रैली में भाग लेने के लिए वह दिल्ली पहुंचा था। रैली तय रास्तों पर न जाकर लाल किले की ओर चली गई थी। रैली में शामिल नवरीत का ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं जाने वाली बच्चियों को दिए जाने वाले राशन में बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में हर सरकारी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन का आयोजन होता है। थाल में पैर धुलाए जाते हैं। उसी मध्य प्रदेश में बच्चियों की थाली चुरा ली गई है। राज्य में कोरोना काल में स्कूल नहीं जाने वाली बच्चियों को दिए जाने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। लाखों बच्चियों को कागज पर ही राशन बांट दिया गया। इस घोटाले को भी राज्य सरकार ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पकड़ा और आर्थिक अपराध शाखा को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। कैग रिपोर्ट बताती है कि राज्य में जिन 2,08,531 बच्चियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनमें से करीब 1.71 लाख से अधिक को कागजों में ही हर साल करीब 60 करोड़ रुपए का टेक होम राशन बांट दिया गया।
एनडीटीवी के हाथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की वो चिट्ठी लगी है जो उसने आर्थिक अपराध शाखा को मामला दर्ज कर जांच करने के लिए भेजी है। इस आदेश के साथ बैतूल, ग्वालियर, डिंडोरी और सिंगरौली जिलों की कैग की जांच रिपोर्ट भी संलग्न है। मामला 1.5 साल पहले आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को विदिशा दौरे से खुला था, जहां बच्चियों के रजिस्ट्रेशन और उपस्थिति में बड़ा अंतर था। इसके बाद सरकार से 11 से 14 साल की ऐसी बच्चियों की जानकारी मांगी जो स्कूल नहीं जाती हैं। पता लगा 2,17,211 बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जाती। उनमें से 1,71,365 को आंगनवाड़ियों के जरिए टेक होम राशन दिया जाता है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग से इन बच्चियों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के निर्देश के साथ ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी मांगी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी के गद्दारों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों-त्यों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा टीएमसी के कुछ गद्दारों को साथ लेकर बंगाल जीतने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। जो लोग भाजपा में जा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे एक दंगाई पार्टी में जा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि ये सभी अवैध ढंग से कमाए पैसे को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वहीं ममता ने हाल ही में भाजपा में गए राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके कार्यकाल में वन विभाग में हुई वन सहायकों की नियुक्ति में धांधली हुई है। ऐसे ही भ्रष्ट नेता भाजपा में जा रहे हैं, इनकी दुकान चुनाव बाद बंद हो जाएगी। वॉशिंग मशीन है भाजपा। ममता ने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट बेच रही है। वह दागी नेताओं को अपने दल में शामिल करके वॉशिंग मशीन की तरह उनके दाग मिटा देती है। जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं जरूर छोड़ें, दरवाजे खुले हैं। जो पार्टी में हैं वे अनुशासित होकर लड़ेंगे तो पार्टी छोड़ने वालों को हराया जाएगा। भाजपा लालचियों और भोगियों को खरीद सकती है लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु हो रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने ट्रेन किराया किसी को नहीं दिया, लेकिन कुछ चोरों को उड़ाकर दिल्ली ले जाने के लिए उनके पास बहुत पैसा था। बता दें कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कई विधायक ममता का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। संभवतः इसी बात से परेशान ममता अपने बागी विधायकों को चोर और गद्दार तक करार दे रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा, कहा लोकतंत्र पर लाठी तंत्र न चलाएं। जी हां दोस्तों, संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गुरुवार को विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, आप, टीएमसी, जेडीएस और दूसरे दलों के सांसदों ने कृषि कानूनों और किसानों के धरने को लेकर कहा कि सरकार जो तरीका अपना रही है वो बेहद गलत है। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उनके मुद्दों का हल निकालना चाहिए। हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस आंदोलन में जितने किसानों की जान गई है, इतिहास में कभी किसी आंदोलन में इतनी जानें गई। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर से आज तक कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी किसान ने उसको तंग किया है, लेकिन 26 जनवरी के बाद किसानों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और उनको विदेश से मदद लेने वाले गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की घटना की जांच हो लेकिन किसान को तंग न किया जाए। लाठी तंत्र लोकतंत्र को नहीं हराया जा सकेगा। सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ये समझ ले कि आत्ममुग्ध सरकारें आत्मनिर्भर देश नहीं बना सकती। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने भी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है कि जिस वर्ग के लिए आप कानून लाते हैं उसी को भरोसे में नहीं लेते हैं। आरजेडी के मनोज झा ने कहा कि अगर किसान नहीं चाहता तो क्यों उन पर कानूनों को थोपा जा रहा है। झा ने कहा कि कोई भी सत्ता या विपक्ष का सदस्य इस मुगालते में ना रहे कि को किसान के बारे में किसान से ज्यादा जानता है। किसान ही अपना भला बुरा सबसे बेहतर समझता है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के सांसद एचडी देवगौड़ा ने कहा, कृषि कानूनों को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मामला राज्य का विषय है, यह समवर्ती सूची में है। केंद्र को इसमें राज्य सरकार की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम गणतंत्र दिवस पर कुछ उपद्रवियों की कार्रवाई का निंदा करते हैं लेकिन किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिसने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। विरोध स्थल पर कंक्रीट की दीवारें लगाने के केंद्र के फैसले से मदद नहीं मिलेगी। सरकार को शांति से इस मामले को समाप्त करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 1 करोड़ आंदोलनकारी टिकैत का नया ऐलान, अब क्या करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान करने से सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। खुफिया एजेंसियों ने भी चक्का जाम के दौरान हिंसा की आशंका जताई है। सरकार इस समस्या से निपटने की तैयारी कर रही थी, तभी राकेश टिकैत के दिल्ली में 1 करोड़ किसान जुटाने के ऐलान ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिंद पंचायत में भाकियों के महासचिव ने कहा कि दिल्ली में 1 लाख लोग हैं, 1 करोड़ होने चाहिए। महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि जब भी संदेश आए सभी दिल्ली पहुंचे। उधर राजस्थान के किसान भी किसी भी
कीमत पर दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। समझा जा रहा है कि सरकार किसानों को मनाने के लिए कोई नया प्रस्ताव लाने जा रही है। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन में न सिर्फ युवा बल्कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के किसान, महिलाएं और बच्चे भाग ले रहे हैं। 6 फरवरी का चक्का जाम गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलनकारियों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला व राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसक व शर्मनाक घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय द्वारा आंदोलनकारियों के स्थल के पास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए जाने व सड़कों पर 6 स्तरीय सुरक्षा दीवार, कीले व कांटेदार बाड़ लगाए जाने के विरोध में तथा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए किया गया है। इस बीच हरियाणा के जिंद में बुधवार को हुई महापंचायत के बाद किसान आंदोलन राजस्थान की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 फरवरी को ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।